हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक्स विद रोहित। हमारा रीसेंट संडे होमवर्क स्टॉक था एक स्मॉल कैप जेम जिसका नाम है स्टाइलम इंडस्ट्रीज। आज मंडे को ओपनिंग हुई लगभग 2660 के आसपास, मतलब मैं एंट्री प्राइस 2660 ही समझूंगा। जहां से स्टाइलम नीचे गया ऑलमोस्ट 2600 रुपये तक के आसपास आया और वापस से अभी 2720 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मैंने आपसे कहा था 2760 पर इसका ब्रेकआउट बैठा हुआ है। देखिए मार्केट बहुत वीक है, स्मॉल कैप आज बहुत बैडली गिरे हुए हैं, लेकिन फिर भी स्टाइलम खड़ा हुआ है और इस मार्केट में भी 2720 मतलब ऑलमोस्ट 2% ऊपर ट्रेड कर रहा है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि पर्टिकुलर कंपनी को क्या शॉर्ट टर्म के लिए लिया जा सकता है और क्या टारगेट बनेंगे इस कंपनी के। देखिए संडे लाइव में मैंने आपको बताया था कि आपको इसके टारगेट निकालने हैं विथ 2 फंडामेंटल मेथड्स एंड 1 टेक्निकल मेथड। फंडामेंटल मेथड से आपने मुझे टारगेट निकाल के भी दिखाया जो कि सही थे। आज मैं इस वीडियो में वो टारगेट्स भी निकालूंगा और दूसरे मेथड से भी टारगेट निकालूंगा और टेक्निकली क्या टारगेट निकल रहे हैं वो भी आज हम पूरे इस वीडियो में समझेंगे। स्टाइलम इतना स्पेशल क्यों है और इसे गिरते हुए मार्केट में भी एक स्मॉल कैप कंपनी मेरा संडे होमवर्क स्टॉक क्यों बनी, आज ये हम इस वीडियो में समझेंगे। तो आइए, आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा एक डेट फ्री कंपनी ग्लोबल जायंट की पूरी कहानी, और आज हम समझेंगे कि इस पूरी कहानी में क्या स्पेशल है। हिडन जेम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। देखिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से बिलोंग करता है, लेकिन आप बोल सकते हैं कि ये कंजम्पशन सेक्टर का भी है क्योंकि इंटीरियर में काम आने वाले आइटम्स बनाता है। और समझ लेते हैं कि ये बनाता क्या है। स्टाइलम इंडस्ट्री आखिर करती क्या है। मुख्य रूप से ये हाई प्रेशर लैमिनेट्स बनाती है और ये प्रीमियम और इंटीरियर्स के लिए काम में आते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं रॉ मटेरियल कन्वर्ट होते हैं यूरोपियन स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स में और उससे बनते हैं फर्नीचर। पूरी मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से होती है और इन लोग का जो एक्सपोर्ट है वो लगभग 50% यूरोप में होता है। तो यूरोप में ऐसे कुछ रिस्क भी सामने नहीं आएंगे टैरिफ रिलेटेड, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज से इंडिया के यहाँ पर संबंध ठीक है। सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ पर है, यूएस पर है, लेकिन यूएस में इनका ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं है, मेजर इनका यूरोप में है। बेहतरीन कस्टमाइज साइज, प्रीमियम क्वालिटी और सबसे बड़ी बात जीरो डेट पे कंपनी बैठी हुई है और एक्सपांशन अपनी कैपिटल से कर रही है, अपने कैश से कर रही है। अच्छा कैश जनरेट करती है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी इस साल का लगभग 177 करोड़ है, जो कि एक एक्सपोर्ट कंपनी के लिए अच्छा है। हम एक्सपोर्ट कंपनी का वैल्यूएशन भी निकालेंगे उसके कैश फ्लो के हिसाब से। आप लोगों ने निकाल चुके हैं, लेकिन आप टैली ज़रूर करिएगा। सरल भाषा में समझे तो दुनिया भर के बेहतरीन घरों और ऑफिसों में जो प्रीमियम सर्फेसेस दिखते हैं वो स्टाइलम बनाता है। अब एक बार बिजनेस मॉडल को समझ लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि इसका जो परसेंटेज ऑफ एक्सपोर्ट है कितना है, डोमेस्टिक परसेंट कितना है और किस तरीके से ये अपनी क्वालिटी को मेंटेन कर रहा है। प्राइमरी मार्केट यूरोप है इनका, मैं बता चुका हूँ। 75% एक्सपोर्ट करते हैं, 75%। और स्ट्रैटेजी यहाँ स्पेशलाइज्ड और कस्टम साइज प्रोडक्ट भारी मात्रा में बेचे जाते हैं। डोमेस्टिक में आप देखेंगे तो लगभग 30% का शेयर है। अगर हम पहले देखेंगे तो डोमेस्टिक मार्केट में लगभग इनका शेयर कम था और ये और भी कम होते जा रहा था बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट इशू और फैमिली इशू। लेकिन फैमिली इशू हटा के अब पूरा मैनेजमेंट प्रोफेशनल मैनेजमेंट है और ये फोकस कर रहा है इंडियन मार्केट पर भी। न्यू मैनेजमेंट का फोकस अब इंडिया में वैल्यू एडेड सेल्स और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पर बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर इंडियन मार्केट सेल्स भी कंपनी की बढ़ सकती है। देखिए कंपनी को यहाँ पर प्रीमियम प्राइसिंग मिलती है यूरोपियन मार्केट से और जिसकी वजह से उसका EBITDA मार्जिन भी मेंटेन रहता है। अगर हम देखेंगे तो 21% का EBITDA मार्जिन है, विच इज़ अ वेरी गुड मार्जिन फॉर अ एक्सपोर्ट कंपनी। कंपनी ने यहाँ पे एक मास्टर स्ट्रोक खेला है और जापान की आइका कोगिया से स्टाइलम ने 40 से 53% का स्टेक एक्वायर कर लिया है और दोनों का यहाँ पर मर्ज होके आपको वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी मिल रही है जिसमें जापानीज इनोवेशन है और ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस का सीधा फायदा आपको मिलेगा। ग्लोबल रीच, आइका की वजह से यहाँ पर कंपनी की ग्लोबल रीच बढ़ जाएगी और प्रोडक्ट एक्सपांशन भी कर पाएंगे, जिसमें लैमिनेट्स के अलावा अब नए प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर कंपनी बेच पाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर ये पर्टिकुलर मास्टर स्ट्रोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए, जो कंपनी के लिए यहाँ पर रेवेन्यू में इंक्रीमेंट ला सकता है। लेकिन इसके अलावा भी एक और मास्टर स्ट्रोक है जो कंपनी ने यहाँ पर खेला हुआ है, फ्यूचर ग्रोथ द पंचकुला मेगा प्लांट। 320 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है जो 2026 मार्च में अब चालू हो गया है और कमिश्निंग यहाँ पर जून 2026 से यहाँ पर रेवेन्यू में आपको देखने मिलेगी। 10 से 12 मिलियन स्क्वायर मीटर पर मंथ का इनका कैपेसिटी बन जाएगा, जिससे यहाँ पर 700 से 1000 करोड़ का रेवेन्यू पोटेंशियल बढ़ जाएगा। टारगेट जो है 2 साल में 75 से 80% का यूटिलाइजेशन ये पर्टिकुलर प्लांट भी लाके देगा, मतलब यहाँ से 1000 करोड़ का रेवेन्यू ला देगा। अभी कंपनी का 1 साल का रेवेन्यू 1000 करोड़ है,
मतलब डबल होने की संभावना आफ्टर दिस पर्टिकुलर प्लांट। अब हम नंबर्स देख लेते हैं। FY26 के एक्चुअल नंबर्स देखेंगे। पूरे साल का 1129 करोड़ का रेवेन्यू मैंने आपको बताया और 149 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि पिछले साल 100 करोड़ था। Q4 FY26 में अगर देखें तो 283 करोड़ का रेवेन्यू, मतलब 7% इंक्रीज, और नेट प्रॉफिट लगभग 38 करोड़ का, मतलब 30% ईयर ऑन इंक्रीज। ग्रोथ ड्रिवन बाय वॉल्यूम्स एंड हाई एंड प्रोडक्ट मिक्स। नेक्स्ट, अब गाइडेंस क्या है रेवेन्यू का, जिससे हम टारगेट निकालेंगे। 1600 से 1500 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू टारगेट है। EBITDA मार्जिन 20.5% का यहाँ मेंटेन रखने का कह रही है कंपनी, विथ इंक्रीजिंग रेवेन्यू। फ्यूचर में वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स और कॉस्ट कंट्रोल से मार्जिन और इम्प्रूव होने की उम्मीद है, ये मैनेजमेंट ने कहा है। मतलब मार्जिन कम होने के चांसेस बहुत कम है, मार्जिन इंप्रूव ही होंगे अगर इनके प्रोडक्ट्स यहाँ पर बढ़ जाते हैं, क्योंकि प्रीमियम प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे जो कि हाई मार्जिन पर यहाँ पर ट्रेड करेंगे और जिसकी वजह से EBITDA मार्जिन कंपनी का बढ़ सकता है। मैनेजमेंट ने साफ कहा है कि नए प्लांट की कॉस्ट या US टैरिफ का मार्जिन पर कोई बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर क्लियर है कि US टैरिफ की वजह से कंपनी को कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, तो यहाँ पर भी हम सेफ है। नेक्स्ट, वैल्यूएशन समझ लेते हैं। जो आपने वैल्यूएशन किया उससे मैच कीजिए। स्टेप 1 हम निकालेंगे यहाँ पर एक्सपेक्टेड पैट निकाल के, यहाँ पर आपको रेवेन्यू गाइडेंस दिया हुआ है 1550 करोड़ का, मिड पॉइंट समझ लीजिए उसका। एक्सपेक्टेड पैट 12-13% का मार्जिन, 200 करोड़ तक के एक्सपेक्टेड पैट आएगा। 200 करोड़ से एक्सपेक्टेड पैट आने के बाद शेयर आउटस्टैंडिंग है इनके 1.696 करोड़। एक्सपेक्टेड FY27 EPS आएगा 110 से 118 के बीच में। अगर हम इसको 115 भी समझ लेते हैं तो 115 से अब हमें PE मल्टीपल लेना होगा। फॉरवर्ड PE ग्रोथ ओरिएंटेड डेट फ्री एक्सपोर्टर के लिए सूटेबल बेंचमार्क लगभग 30 का होगा, तो इसको हम इंटू करेंगे 30 से। आप ये गूगल भी कर सकते हैं। इसको अगर आप 30 से इंटू करेंगे तो ये लगभग देखिए आएगा 3450 का, राइट। 3450 का यहाँ पर इस पर्टिकुलर मेथड से आपको टारगेट निकल के आ चुका है। अब दूसरा मेथड हम screener.in पर जाके देखेंगे कि screener.in पर यहाँ पर क्या टारगेट निकलेंगे। यस, मैंने आपको बताया आपको ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखना है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो भी आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करना है 35 से। 177 करोड़ का ऑपरेटिंग कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय 35। नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास है 1.696 करोड़, ये हमने निकाल चुके हैं। 177 मल्टीप्लाई बाय 35 डिवाइडेड बाय 1.696, तो यहाँ 3652 का टारगेट आ रहा है। अगर आप इसको कंसीडर 30 भी करते हैं तो भी आपका टारगेट निकाल के देख लेते हैं। 30 करते हैं तो आपका टारगेट आएगा 3130। तो 3130 को कंजर्वेटिव टारगेट मानेंगे कि कंपनी यहाँ तक के जा सकती है। तो डेफिनेटली जो नीचे वाला टारगेट है उसको ही हम पकड़ेंगे, जो हायर टारगेट है उसको इग्नोर करेंगे। एनीवे बिटवीन 3130 टू 3652 ये टारगेट्स आपके दिख सकते हैं। अब वापस से हमारे पीपीटी पे आते हैं, कुछ और बातें स्टाइलम के बारे में करेंगे और उसके बाद टेक्निकल चार्ट्स में क्या टारगेट्स निकल के आएंगे वो एक बार हम यहाँ पर ज़रूर देखेंगे। यस, द इकोनॉमिक मोड स्टाइलम में ऐसा क्या स्पेशल है वो समझना इंपॉर्टेंट है। डाइवर्सिफाइड ग्लोबल मार्केट का इनके पास पूरा एक्सेस है। दूसरा, एक्सटर्नल हेडविंड्स मतलब US टैरिफ इनको इम्पैक्ट नहीं करते हैं। तीसरा, नेट डेट फ्री है कंपनी। नेट डेट फ्री है कंपनी, हमेशा से ये पॉजिटिव रहता है कंपनी के लिए। और डोमेस्टिक टर्न अराउंड, जो कि कंपनी यहाँ पर इंडियन मार्केट में नहीं सेल कर पाती थी ज़्यादा, अब यहाँ पे इंडियन मार्केट में भी कंपनी का एक्सपांशन होते जा रहा है। मतलब ये अगेन कंपनी के लिए पॉजिटिव है। कॉमन डाउट्स एंड कंफ्यूजन इसको अवॉइड करेंगे, ये AI ने जनरेट किया हुआ है। रिस्क और लिमिटेशंस आप लिख सकते हैं। रिस्क और लिमिटेशंस यहाँ पे नॉर्मल है। और ये पर्टिकुलर 60 सेकेंड चीट शीट मैंने आपके लिए बना दी है। बिजनेस ओवरव्यू में बता दिया है 70% एक्सपोर्ट है, 30% डोमेस्टिक मार्केट है। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, नेट डेट फ्री है। FY27 का रेवेन्यू 1550 करोड़ तक के हो सकता है। ग्रोथ कैटलिस्ट इनका आइका कॉगिया के साथ टाई अप है, जिसकी वजह से इनका और रेवेन्यू 1000 करोड़ तक के आ सकता है, जिसकी वजह से इनके टारगेट निकल के आते हैं 3450। लेकिन कंजर्वेटिव टारगेट पकड़ेंगे जो कि है 3150 के आसपास। लेकिन एनीवेयर बिटवीन 3150 एंड 3450 वी विल स्टार्ट बुकिंग। अब यहाँ पे समझना इंपॉर्टेंट है, मार्केट की कंडीशन अभी इस समय थोड़ी वीक है और ये एक स्मॉल कैप शेयर है, तो बिल्कुल विदाउट गिविंग अ ब्रेकआउट ये नीचे भी आ सकता है। इसलिए आपको तैयार रहना है, कन्विक्शन रखना है कि इंपॉर्टेंट है हमारे फंडामेंटल्स नंबर। अगर ये पर्टिकुलर कंपनी गिरती भी है
तो कहाँ इसका सपोर्ट बैठा है और कहाँ आप इसको एवरेज कर सकते हैं। बिकॉज 2100 का इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है कि वहाँ से मुझे लगता है कि कंपनी गिरना मुश्किल है। लेकिन चार्ट्स पे आके समझेंगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। यस, तो यहाँ पर मैंने आपके लिए चार्ट्स खोल दिए हैं और आपको यहाँ पर चार्ट्स में दिख रहा होगा मैंने 3 ब्रेकआउट लेवल्स मार्क किए हुए हैं। एक 1420 का, ये पहला ब्रेकआउट था आफ्टर 22 मंथ्स ऑफ कंसोलिडेशन, राइट। दूसरा ब्रेकआउट था ये 1970 पे आया था, जो कि आया था लगभग 14 मंथ्स ऑफ कंसोलिडेशन, 14 मंथ्स ऑफ कंसोलिडेशन। अब ये जो ब्रेकआउट आया है वो आया है 20 मंथ्स ऑफ कंसोलिडेशन, करेक्ट। अब हम समझेंगे कि 1420 से 1917 आफ्टर 22 मंथ्स ऑफ कंसोलिडेशन ये होता है 44% रिटर्न, मतलब पर मंथ रिटर्न हुआ, पर मंथ कंसोलिडेशन रिटर्न हुआ 2%। अब यहाँ पे 14 मंथ कंसोलिडेशन के बाद आपको 35% अपसाइड मिलता है 1970 से 2720 तक के। ये हमने हाई पकड़ लिया। अब हाई पे तो कोई बुक नहीं कर सकता, लेकिन अगेन हम हाई को पकड़ के चल रहे हैं कि 35% आपको यहाँ पर मिल गया। तो पर मंथ रिटर्न निकाल लेते हैं। पर मंथ रिटर्न निकलेगा हमारा 35 डिवाइडेड बाय 14, 35 डिवाइडेड बाय 14 कीजिए आप 2.5, और इन दोनों का एवरेज रिटर्न ले लीजिए 2.25% पर मंथ। अब यहाँ पे 20 मंथ्स का कंसोलिडेशन है, तो 2.25 को 50 से मल्टीप्लाई कीजिए, सॉरी 20 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पर एनीवेयर बिटवीन 40 to 45% के आपके रिटर्न्स आफ्टर द ब्रेकआउट निकलने के चांसेस हैं। और 45% हम 2650 से अगर गिनेंगे तो वो आता है 3842। तो ये टेक्निकल के हिसाब से एग्जैक्ट टारगेट मैंने आपको निकाल के दिखा दिए। आप भी इस चीज़ को एनालाइज कीजिए, आप भी यहाँ पर समझने का कोशिश कीजिए कि मैंने किस तरीके से पर मंथ एवरेज रिटर्न निकाला है। अगर आपको इसमें डाउट है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरे वैल्यूएशन मेथड पसंद आए हो और ऐसे गिरते हुए मार्केट में भी ऐसे जेम्स आपको चाहिए, तो मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और देखते रहिए स्टॉक्स विद रोहित।